Hello everyone, my name is Anurag Raj and I have pursued my BTech from IIT Roorkee and I have been teaching since 2016 and it has been 8 years since I'm in this profession and I have produced multiple All India ranks. So the topic that we'll study today is conductometric titration. So this topic conductometric titration has been asked in JEE many times. आप लोग ये मान सकते हैं कि लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन जेई मेंस में या एडवांस में आ ही जाता है इस टॉपिक से। अभी इस साल जेई एडवांस 2024 में भी देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक दैट विल सॉल्व एट द एंड ऑफ दिस क्लास। बट उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बेसिकली ये टॉपिक अगर मैं बताऊं तो ये इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस इटसेल्फ। तो will not go into too much deep into the topic, but I'll try to brief you about the terms and things that we'll use. क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें? There will be certain solution and there will be certain solution and you have to plot the graph. So basically आपको बस ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है, कैसे ग्राफ का नेचर बन रहा है, ये बात समझ में आना चाहिए। Now if we look at this word conductometric titration, this word is made up of two words, conductometric and titration. Now if I go on and try to understand what is this word titration first. So titration basically is any kind of reaction in which we measure the amount of one of the reactant. तो किसी भी ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का अमाउंट मेजर करें उसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। इट मे बी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो, इट मे बी redox reaction also. So both of them we consider under neutralization reaction, titration reaction. इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझ लेनी चाहिए? There are three important terms in titration that we should understand before moving to other topic. Titration में first important चीज is what is titrate, what is titrant, and third important thing is what is equivalence point. तो देखें अगर एसिड बेस का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे लेट सपोज कि मेरे पास एक HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मुझे नोन नहीं है, मोलैरिटी इज अननोन, बट वॉल्यूम चूंकि मैंने लिया है तो इट्स नोन टू मी। एंड इसमें मैं करूंगा क्या, इसके मोलैरिटी को पता करने के लिए लेट से मैं एक बेस ले लेता हूँ NaOH जिसकी मोलैरिटी भी मुझे पता है, मोलैरिटी भी मुझे पता है और इसका वॉल्यूम भी मुझे पता होगा क्योंकि आई एम पोरिंग इट इन। तो ये जो NaOH that I am pouring in, this is known as titrant. जिस titrant क्या होता है? तो किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जिसका मुझे नोन अमाउंट पता हो, जिससे मैं अननोन रिएक्टेंट जो अननोन है उसके अमाउंट को पता करूं, उसको मैं टाइट्रेंट कहूंगा। यानी NaOH का यहाँ पे मुझे अमाउंट पता है तो इसको मैं टाइट्रेंट कहूंगा। और टाइट्रेट क्या होता है? ये HCl जिसका मुझे मोलैरिटी पता नहीं है, जो मुझे पता लगाना है, तो उसको मैं टाइट्रेट कहूंगा। HCl वो रिएक्टेंट होता है जिसके बारे में हम पता लगाते हैं, तो टाइट्रेट वो रिएक्टेंट है जिसके बारे में हम पता लगाएंगे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं NaOH स्टार्टिंग में अगर पोर करना शुरू करूं तो पहले सिर्फ HCl है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, पर अगर मैं NaOH पोर करूंगा तो कुछ NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्यूशन में HCl कम होने लगेगा। तो ऐसे ही मैं करते जाऊं, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा वॉल्यूम आएगा जब सारा का सारा HCl यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा NaOH से और अब कोई भी HCl इस सॉल्यूशन में बचा नहीं है। अगर मैं और NaOH पोर करूंगा तो अभी ये सॉल्यूशन जो पहले एसिडिक था अब ये बेसिक में कन्वर्ट होने लगेगा क्योंकि अब कोई HCl है नहीं इसे रिएक्ट करने के लिए। तो जो भी NaOH आएगा वो सॉल्यूशन को बेसिक करते जाएगा। तो वो वॉल्यूम जिसपे बेसिकली ये सारा का सारा HCl कंज्यूम हो जा रहा है उस वॉल्यूम को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कह रहे हैं। यानी किसी भी टाइट्रेशन के रिएक्शन में इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे रिएक्शन टाइट्रेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है।
तो दिस वाज अबाउट टाइट्रेशन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक. अब देखिए कंडक्टोमेट्रिक और टाइट्रेशन में हम करेंगे क्या. बेसिकली इस चैप्टर में हमको करना क्या है कि हम टाइट्रेशन करवाएंगे और उसका कंडक्शन या फिर कंडक्टिविटी मेजर करेंगे. और चूंकि टाइट्रेशन के समय सॉल्यूशन का नेचर चेंज होता है, एसिड बेस सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इस सॉल्यूशन के नेचर के चेंज की वजह से कंडक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा. और उसी चेंज को पता करके हम इक्विवेलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे. और एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट हमको पता चल गया तो उसके बाद तो फिर हम जो भी चाहे वो पता लगा सकते हैं अननोन कंपाउंड के बारे में. So now the second important thing to understand over here in conductometric titration is what is conductivity of the solution and how it varies. So अगर मैं conductivity की बात करूं तो देखिए सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी को अगर इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए तो कंडक्टिविटी इज द इजीनेस विथ विच सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने में कितनी आसानी से कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस. अब ये जो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर मोबिलिटी ऑफ आयन, यानी एक आयन कितनी आसानी से मूव कर सकता है, और दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर और इसको समझते हैं कि मोबिलिटी ऑफ आयन कैसे वैरी करता है कंडक्टिविटी मोबिलिटी ऑफ आयन्स के रिस्पेक्टिव. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ मोबिलिटी ऑफ आयन. अब देखिए मोबिलिटी ऑफ आयन की जहां तक बात करें तो आयन्स मेरे पास दो टाइप के हैं, कैटायन और एनायन. तो कैटायन के केस में H प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और एनायन के केस में OH माइनस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. द रीजन बिहाइंड दिस इज प्रोटॉन जंप. ये क्या है इस बात को अभी समझते हैं, बट इतना मुझे याद रखना है कि कैटायन और एनायन के केस में H प्लस और OH माइनस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और रीजन होगा प्रोटॉन जंप. अगर इसके अलावा दूसरे कैटायन या एनायन की बात करूं मैं तो मोबिलिटी ऑफ एनी आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेट स्फीयर. तो हाइड्रेट स्फीयर का साइज जितना होगा उतना ही मोबिलिटी कम होते जाएगी. जैसे लेट से लिथियम और सीजियम की अगर मैं बात करूंगा, Li प्लस और Cs प्लस, तो देखिए लिथियम पे चूंकि इसका सरफेस पोटेंशियल काफी ज्यादा है तो इसका हाइड्रेट काफी बड़ा बनेगा, हाइड्रेशन स्फीयर काफी बड़ा बनेगा, इस वजह से लिथियम की मोबिलिटी सीजियम से कम होगी. दिस गोज फॉर एनायन टू. तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, अच्छा ये हमेशा ट्रू है? नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू है, कुछ इसके भी एक्सेप्शंस हैं, बट विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एक्सेप्शन बिकॉज ये यहाँ पे अभी टॉपिक नहीं है कंडक्टिविटी और मोबिलिटी ऑफ आयन. डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं, बट इन जनरल अगर एक आइडिया रखना है दिमाग में तो आई कैन से कि जितना भी हाइड्रेशन स्फीयर बढ़ेगा किसी भी आयन का उतना उसकी मोबिलिटी कम होते जाएगी. सेकेंड थिंग इज H प्लस और OH माइनस कैटायन और एनायन के कैटेगरी में हाईएस्ट मोबिलिटी रखेंगे एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज प्रोटॉन जंप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोटॉन जंप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट थिंग इज प्रोटॉन जंप. देखिए प्रोटॉन जंप क्या होता है. इफ आई टॉक अबाउट H प्लस, तो लेट सपोज पॉजिटिव टर्मिनल इज हियर एंड नेगेटिव टर्मिनल इज हियर and H plus is here. So just adjacent to this H plus there will be a water molecule. Now what will happen, this water molecule will have lone pair. The oxygen atom in the water molecule will have lone pair. Now this H plus will attack on this lone pair, form a bond, and because ये
ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से ये अपने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। तो नेक्स्ट सिनेरियो कैसा बनेगा, लेट्स से हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H प्लस, OH, H, और फिर कहानी वही होगी कि यह हाइड्रोजन अपने बगल वाले ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ सेम कहानी करेगा एंड इट विल मूव ऑन। तो देखें एक्चुअली में यहाँ पे ये क्यों हेल्पफुल है। अगर कोई नॉर्मल आयन होता है, लेट्स से H प्लस के अलावा कोई भी दूसरा आयन होता A प्लस, तो उसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस एंड से दूसरे एंड मूव करते हुए जाना पड़ता, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता कि ये आयन जो है A प्लस ये किसी ना किसी दूसरे आयन से या मॉलिक्यूल से कोलाइड करता, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और एनर्जी कम होती और इसकी मोबिलिटी कम होती जाती। बट यहाँ पे जब H प्लस की बात हम कर रहे हैं तो H प्लस मूव नहीं हो रहा है, H प्लस जंप कर रहा है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। H प्लस जो यहाँ था जंप करके मिडिल में पहुंच गया है और फिर जंप करके उससे आगे पहुंच जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन जंप एंड बिकॉज ऑफ दिस जंप H प्लस इज नॉट मूविंग, सो कोलिजन का कोई पॉइंट नहीं बनता है, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी काफी हाई हो जाती है। द सेम केस गोज विथ OH माइनस ऑल्सो। OH माइनस के केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर निगेटिव टर्मिनल लगाएं, OH माइनस इज देयर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो देखें यहाँ ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा और ये बॉन्ड इससे तोड़ेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये OH माइनस मिडिल में चला जाएगा। फिर सब्सिक्वेंट आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ये ऐसे ही मूव करते जाएगा, H प्लस ग्रैब करेगा और OH माइनस आगे बढ़ते जाएगा। So you can see this OH minus is also not moving but capturing out the electron and jumping to the next position. So this mechanism of movement of ion is called proton jump, and it is performed by two of the ions H plus and OH minus, because of which their conductivity become really high. Now once we know about this conductivity of the first factor for conductivity, that is mobility, for the second factor we are not that much concerned. concentration का बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ देखते नहीं हैं हम, क्योंकि concentration हाई करके या लो करके हम कभी भी टाइट्रेशन नहीं करते हैं। टाइट्रेशन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस फैक्टर का इफेक्ट नहीं है। वी विल डील दैट फैक्टर इन लेटर ऑन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब हम मोबिलिटी ऑफ आयंस के ऊपर पढ़ेंगे। तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ केसेस ऑफ टाइट्रेशन, आई वुड लाइक यू टू नो दैट कि यहाँ हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमको पता रहनी चाहिए। पहली चीज है कि while we are performing conductometric titration, we assume that conduction of or conductivity of water, is 0. And second important thing, I wouldn't say it is a rule or assumption, but we should know कि generally speaking, the conductivity of strong acid or strong base will be greater than salt, which will be greater than weak acid or weak base. तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस और OH माइनस आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सॉल्ट आयंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बट फिर भी उसकी कंडक्टिविटी H प्लस H माइनस से कम होगी। इस वजह से सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कम कंडक्टेंस दिखाएगा, और लास्ट में वीक एसिड वीक बेस आएगा जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन उतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नाउ लेट्स मूव to the third to our cases. So case 1 हम स्टडी करेंगे। केस 1, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में हम मिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को, एंड फिर देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है कंडक्शन का। लेट्स से एग्जांपल से इसको समझते हैं। वही सेम एग्जांपल HCl है मेरे पास,
और इसमें मैं NaOH पोर इन कर रहा हूं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए पहले इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ किसके बीच में बनाना है? लैम्डा m कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो देखें ग्राफ कैसा बनेगा, उस बात को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे आयंस में चेंज आ रहा है। तो इसलिए एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। तो HCl प्लस NaOH, तो ये बना देगा NaCl प्लस H2O। अब देखिए लेट सपोज कि मेरे पास स्टार्टिंग में 5 मोल्स ऑफ, लेट सपोज कि स्टार्टिंग में मेरे पास 5 मोल्स ऑफ HCl था, मैंने 1 मोल ऑफ NaOH पोर इन किया, तो 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट कर जाएगा, तो 4 मोल ऑफ HCl बचेगा, NaOH पूरी तरीके से खत्म हो गया और NaCl कितना बना? 1 मोल। वाटर की कंडक्टिविटी मैंने एज्यूम कर रखा है 0 है, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब अगर देखें तो सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, मेरे पास 4 मोल्स ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl होगा, 4 मोल ऑफ Cl यहां से आएगा, 1 मोल ऑफ Cl यहां से आएगा, यानी 5 मोल ऑफ Cl माइनस आयन होगा, और देन 1 मोल ऑफ Na प्लस होगा। ये रिएक्शन के बाद होगा। रिएक्शन से पहले क्या सिचुएशन था, मेरे पास 5 मोल ऑफ H प्लस था और 5 मोल ऑफ Cl माइनस था। ये बिफोर था, बिफोर रिएक्शन, और ये आफ्टर रिएक्शन। तो देखें पॉइंट इज लाइक कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ मेरे पास 5 मोल ऑफ H प्लस थे, यहाँ पे 5 मोल ऑफ H प्लस है, मतलब 1 मोल ऑफ H प्लस किससे रिप्लेस हो जा रहा है? 1 मोल ऑफ Na से। आई नो कि H प्लस का जो कंडक्टिविटी है वो Na से काफी ज्यादा है, यानी जैसे जैसे मैं टाइट्रेशन करूंगा कहीं ना कहीं मेरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम होते जा रही है। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। लेकिन ये कब तक बनेगा? जब तक ये मेरा पूरा का पूरा H प्लस किस में कन्वर्ट ना हो जाए? NaCl में। अगर एक बार पूरा का पूरा H प्लस NaCl में कन्वर्ट हो गया तो मैं किस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा? इक्विवेलेंस पॉइंट पे। यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, अब ध्यान से इस बात को समझें। जैसे मैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा और मैं और NaOH डालूंगा, तो अब मैं सॉल्यूशन में OH माइनस आयन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूंगा, और जैसे OH माइनस सॉल्यूशन में आएगा सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फिर से क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि इट विल गो डाउन एंड देन इट विल मूव अप, और जिस पॉइंट पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा वही मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ और सेकंड केस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो देखिए यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे एज अ टाइट्रेट, HCl ले लिया मैंने, और इसमें टाइट्रेंट के तौर पे वीक बेस डालेंगे, दैट इज लेट्स से NH4OH। ग्राफ कैसा बनेगा उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ किसके बीच में बनेगा? लैम्डा m कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ NH4OH, वॉल्यूम ऑफ NH4OH। अब देखें वैसे वो आपस से रिएक्शन लिखते हैं और कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। HCl है, NH4OH है, ये बनाएगा NH4Cl प्लस H2। अब ध्यान से इस बात को समझते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। पहली बात तो ये कि देखिए जैसे जैसे रिएक्ट होने लगेगा HCl किस में कन्वर्ट होगा? NH4Cl में। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड से मेरे पास क्या आ रहा है? सॉल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कम होते जाएगा, सॉल्ट बढ़ते जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इक्विवेलेंस पॉइंट हिट कर गया, यानी अब जो है इक्विवेलेंस पॉइंट हिट कर गया,
यानी HCl अब खत्म हो चुका है, अब सॉल्यूशन में सिर्फ क्या है, NH4Cl है, वाटर की कंडक्टिविटी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस सॉल्यूशन में NH4Cl है। अब अगर मैं और NH4OH डालूंगा तो क्या होगा, तो देखें इस बारी NH4OH जो है ये NH4OH जो है ये OH आयन नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएगा सॉल्यूशन में। क्यों नहीं कर पाएगा इस बात को समझे, क्योंकि सॉल्यूशन में मेरे पास पहले से क्या है, NH4Cl है, और NH4Cl की वजह से पहले से सॉल्यूशन में NH4 आयन है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो NH4 आयन है ये कॉमन है इन दोनों रिएक्शन में, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इस रिएक्शन को ये किस डायरेक्शन में पुश कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ दिस सॉल्ट। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak base. Let's study about the next case number 3, that is weak acid and strong base. तो case number 3, weak acid and strong base. तो इस बार क्या कर रहे हैं कि बीकर में हम वीक एसिड ले रहे हैं, लेट से बीकर में मैंने टाइट्रेट के CH3COOH ले रखा है, और टाइट्रेंट के लिए मैं NaOH ले लेता हूँ। ग्राफ कैसा बनेगा ये पता करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, CH3COOH प्लस NaOH कन्वर्टिंग टू CH3COONA प्लस H2O। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं NaOH पोर इन करते जाऊंगा, ये जो मेरा वीक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होते जाएगा, सॉल्ट में। आई नो वीक एसिड का कंडक्टिविटी कम होता है सॉल्ट से, तो जैसे जैसे सॉल्ट बनेगा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा लेट से इस तरीके से। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां CH3COOH पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अब CH3COOH जब एक बार पूरी तरीके से एंड हो जाएगा तो मैं NaOH अगर और पोर इन करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, CH3COONA है, और मैं NaOH और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो इस केस में देखिए ये NaOH पूरी तरीके से डिसोसिएट करके OH माइनस आयन देगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस विल बी इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। अच्छा, तीसरा केस क्या हम पढ़ सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस का भी, जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर वहां pKa की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, pKa एंड pKb, टू डिसाइड कि कैसे रिएक्शन बिहेव करेगा। रेस्ट ग्राफ डेफिनेटली प्लॉट किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारी अब आई थिंक हम लोग को इतना समझ में आ गया कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे चीज़ों को यूज करना है। तो आई थिंक वी शुड गो ऑन एंड अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन JEE एडवांस 2014। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ आयंस की कंडक्टिविटी दे रखा था, तो आयंस है लैम्डा नॉट Ag प्लस 6 K प्लस H प्लस NO3 प्लस। तो ये आयंस है और इनकी कंडक्टिविटी दे रखा है मुझे, Ag प्लस का 6.2, K प्लस का 7.4, Na प्लस का स्किप कर रहे हैं, Na प्लस का लास्ट में लिख लेते हैं,
Na प्लस का 5, H प्लस का 35, NO3 माइनस का 7.2, Cl माइनस का 7.6, SO4 माइनस का 16, OH माइनस का 19.9 एंड CH3CO माइनस का 4.1। फिर मेरे को कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे लिस्ट 1 में दे रखा है मुझे टाइट्रेट और लिस्ट 2 में कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं जिसको मैच करना है मुझे। तो आई वुड राइट लिस्ट 1 ओवर हियर, टाइट्रेट, टाइट्रेट, KCl AgNO3, AgNO3 KCl। graphs, there are 5 graphs that are made। तो पहला ग्राफ लुक्स लाइक, इस पे कंडक्टेंस एंड इस पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट है, सॉरी टाइट्रेंट है हर जगह। सेकंड ग्राफ इज सो 1 2 3 4, कौन सा ग्राफ छूट गया, हमेशा एक ग्राफ छूट गया। तो याद रखिएगा इस सब पे, यहाँ पे कंडक्टेंस है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब इन ग्राफ को रिकॉग्नाइज करना है कि किसमें क्या होगा। तो चले लेट से सी से ही स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, अच्छा एक दो बात और दे रखा है ओवर हियर कि टाइट्रेट, ये जो टाइट्रेंट है हमारा ये स्मॉल अमाउंट में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइट्रेट हमारा लार्ज अमाउंट में है और इज एडेड स्टेप वाइज इन अ मच लोअर कंसेंट्रेशन, द कंडक्टेंस इज मेजर्ड। ठीक है, तो टाइट्रेट हमारा लार्ज अमाउंट में है, डाइल्यूटेड है और ये कंसेंट्रेटेड है और स्मॉल अमाउंट में है। अच्छा, डाइल्यूट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये डाइल्यूट रहेगा तो भी तभी हम कार्लोस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इस बात को हमको समझ लेना पड़ेगा कि ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, लेट्स स्टार्ट विथ NaOH या फिर पहले ही वाले से स्टार्ट करते हैं। चले यहाँ देखते हैं। देखिए KCl AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो KCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? KNO3 प्लस AgCl। AgCl प्रेसिपिटेट होगा, इसके लिए इससे मैं कंसर्न नहीं हूँ, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट दिस प्रेसिपिटेट विच इज फॉर्म्ड। बाकी इट विल फॉर्म दिस इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज KNO3। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कंडक्शन ऑफ द उसमें। अगर ये लार्ज अमाउंट में है
तो ये भी जो बनेगा ये लार्ज अमाउंट में बनेगा, और ये डाइल्यूटेड है तो ये भी डाइल्यूटेड फॉर्म में ही बनेगा। अब देखिए केसीएल की अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो केसीएल का कंडक्टेंस कितना होगा, तो अगर कार्लॉस लॉ अप्लाई करें तो केसीएल का कंडक्टेंस क्या आएगा, के प्लस और सीएल माइनस के इंडिविजुअल कंडक्टेंस के बराबर। तो के प्लस का 7.4 है, सीएल माइनस का 7.6 है, तो 7.4 प्लस 7.6 ये 15 आ जाएगा। तो केसीएल का कंडक्टेंस 15 है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और के NO3 की अगर बात करें तो वैसे ही के प्लस और NO3 माइनस का ऐड करना पड़ेगा, तो 7.4 प्लस 7.2 यानी 14.6 यानी मुझे दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का कंडक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कम होते जाएगा, कहाँ तक, कौन कौन से ग्राफ में कम हो रहा है, तो या इधर पहला वाला ग्राफ हो सकता है, सेकंड ग्राफ हो सकता है, या तो थर्ड ग्राफ हो सकता है। तो लेट्स नेम देम कि 1 2 3। तो यानी ए ऑप्शन का मेरा, ए ऑप्शन का आइदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, क्योंकि कम हो रहा है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। देखें सेकंड में क्या दे रखा है कि AgNO3 में हम इस बारी KCl पुट इन कर रहे हैं। तो चूंकि AgNO3 लार्ज अमाउंट में है और KCl के साथ रिएक्ट करके ये AgCl बनाएगा और KNO3 बनाएगा। तो AgCl तो प्रेसिपिटेट के तौर पे निकल जाएगा और बच क्या जाएगा, KNO3। तो AgNO3 से जब हम इसमें KCl पोर इन करेंगे तो AgCl बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड अबाउट दैट। और बचेगा क्या, KNO3। तो AgNO3 के अगर कंडक्शन की बात करें तो Ag का 6.2 है, NO3 का 7.2 है, मिलाएंगे तो 13.4 आएगा। और KNO3 की बात करें तो अभी KNO3 का कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था हमने, 7.4 प्लस 7.2 दैट इज 14.6। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज किस केस में कर रहा है, इंक्रीज एक ही केस में कर रहा है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर मैं देखूं तो सिर्फ फोर्थ के केस में इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो डेफिनेट है कि बी का 4 होगा। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज NaOH प्लस HCl। अब देखें ये किस में कन्वर्ट होगा, NaCl में। चूंकि ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और इसका मुझे पता भी है कि ये सेकंड वाला ही ग्राफ आता है, ठीक है, बट स्टिल फिर भी समझा देता हूं मैं। देखें यहाँ बेसिकली ये OH माइनस आयन हट के NaCl इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद जब इक्विवेलेंस पॉइंट हिट कर जाएगा तो फिर H प्लस आयन इंट्रोड्यूस होने लगेगा सॉल्यूशन में, तो फिर ये इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज के बाद इंक्रीज मिलना चाहिए, तो डिक्रीज के बाद इंक्रीज सिर्फ सेकंड और थर्ड में मिल रहा है। तो अगर मुझे नहीं पता रहता तो मैं सोच सकता था कि ये सेकंड या थर्ड हो सकता था, वरना तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये सेकंड ही है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, NaOH और CH3COOH। ये केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि फिर एक बार समझा देता हूँ। NaOH प्लस CH3COOH। तो देखें जब ये सॉल्यूशन में ये लार्ज अमाउंट में है तो जो CH3CONA है ये भी लार्ज अमाउंट में बनेगा। अब ये OH हट के यहाँ पे जो है CH3CO माइनस हो रहा है, तो यानी कंडक्शन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पहले डिक्रीज आएगा, उसके बाद फिर हम इसमें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और आयंस। अगर और आयंस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, बाद में CH3COH पोर इन करते जा रहे हैं, तो ये जो लास्ट में जब इक्विवेलेंस पॉइंट हिट कर जाएगा तो उसके बाद जब CH3COH हम पोर इन करेंगे तो हमको कंडक्शन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो डिक्रीज करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो यानी फिफ्थ हो जाएगा, यानी डी का 5 होगा। तो रह गई बात यहाँ पे। अब देखें तो ये तो श्योर है कि ए का 2 है, सॉरी सी का 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है। और बाकी 1 या 3 में से देखते हैं इसमें कौन सा हमको चूज करना चाहिए था। तो फर्स्ट केस पे वापस आते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। तो देखें फर्स्ट केस में क्या है कि जब KCl है ये KNO3 में कन्वर्ट हो रहा होगा,
तो इसका कंडक्टिविटी 15 है और इसका 14.6 आ रहा था। जब एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट हिट कर जाएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट हिट करने के बाद हम और अगर AgNO3 पुटिंग भी करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या करने लगेगा, NO3 माइनस आयन के कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्या फिर ये सेकंड पॉइंट आएगा क्या, कभी कभी एक और बार कंडक्टिविटी चेंज होगी क्या, नहीं, और कोई नया आयन तो बन नहीं रहा है, तो इस वजह से कंडक्टिविटी फिर चेंज नहीं आएगा, यानी 1 का ए का 3 होगा। तो हमको ये ऑप्शंस मार्क करने चाहिए थे। अच्छा, अगर सिर्फ 2 ही इसमें पकड़ लेते, बी और डी ही अगर हमको समझ में आ जाता तो भी हम ऑप्शंस मार्क कर सकते थे। इस तरीके के ऑप्शन दिए थे कि सिर्फ बी और डी को ही जान के हम ऑप्शंस मार्क कर सकते थे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।